देखिए मित्रों, पंचकुला का काफ़ी एरिया अब ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर ये खड़गमगौली का एरिया है, इसी में राजीव कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का भी एरिया इसमें आया हुआ है। वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को हम अभी तक सिरे नहीं चढ़ा पाए हैं। लेकिन अब हमने उसको विचार किया कि ये लैंड का जो पीस है 59 एकड़ यहाँ लैंड बताई गई है, जो हमने सामने देखी है, और इसमें किस प्रकार के उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, रिसेटलमेंट सारा सिस्टम उसका बना करके, और HSVP के ज़िम्मे हमने लगाया है कि उसको कैसे करना है। ये जो लैंड है इस 59 एकड़ में कुछ एरिया जैसे बताया जा रहा है फॉरेस्ट का भी है, कुछ PWD का भी इसमें कई ऑफिस बने हुए हैं। उन सब से बात करके, मीटिंग करके इसको ज़मीन को क्लियर करके और फिर इसकी योजना बनाएंगे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो एनक्रोचर्स हैं, इनके साथ भी कोई शर्तें तय करके उनको कुछ फैसिलिटेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा उनके द्वारा लगवाएंगे, कोई सरकार लगाएगी, आवश्यकता पड़ने पर बैंक से भी लोन लेकर के उनको दिया जाएगा। और ये लगभग कितना 7,000 हैं, कितने हैं? 7,500 ऐसी ये झुग्गीज़ हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी उस समय, उनको सबको इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। साथ ही घग्गर एरिया में कुछ लैंड ऐसी है जो एक्वायर की थी HSVP ने, लेकिन उसका भी उपयोगिता इसलिए नहीं है कि वहाँ बहुत ज़मीन नीचे है, और उसका भी मैंने आज कहा है कि कितना घग्गर को सेव करते हुए, सुरक्षित उसका पानी का बहाव करते हुए उस ज़मीन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए आज मैंने बोला है। तो ये मीटिंग करके और उसकी जानकारी देंगे ताकि ठीक सम्यक विकास हो सके, किसी को बाधा ना आए, लेकिन इस विषय को जो वर्षों पेंडिंग है इसको हम पूरा कर सकें। सर, स्लम को लेकर जैसे अगर बात करें पंचकुला तो चलो सर 3-4 कॉलोनियाँ होगी, फरीदाबाद में बड़ी कॉलोनियाँ हैं, गुरुग्राम में हैं, पूरे प्रदेश के अगर परिदृश्य से देखें उनको लेकर कोई बड़ी प्लानिंग की पूरे हरियाणा में जो स्लम फ्री है उसको किया जा सके, इस तरीके से कोई बड़ी? देखिए, वैसे तो ये हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी, क्योंकि किस शहर में कितनी ज़मीन अवेलेबल है और किस शहर में किस टाइप के वो लोग हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, एनक्रोचर्स हैं, इसमें भी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग वर्षों से वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि उनको बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर रहना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सहायता करेंगे तो अच्छी कॉलोनी उसकी बन सकती है। कहीं हम प्लॉटेड का व्यवस्था करेंगे, कहीं हम मल्टी स्टोरी G+3 का विचार भी मन में आता है, वो हम करेंगे। आज प्रातःकाल में चंडीगढ़ का जो रीसेटलमेंट 2012 में हुआ था, फिर बाद में 2020 में हुआ, वहाँ धनास का एरिया है या मलोया, तो दोनों कॉलोनीज हमने स्पीकर साहब और मैं, हम दोनों गए थे केवल इसी पर्पज़ के लिए कि उनको कोई कठिनाई या कोई है रेजिडेंट्स को तो उनकी जानकारी मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी हमने बात की, उसी में से इसका बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने के लिए कई मॉडल हैं। इसमें इन सीटू मॉडल भी है और फ्री अलॉटमेंट भी होती है, और बैंक से लोन लेकर के उनको देने के बाद वो भी होती है। तो ऐसे कई मॉडल हैं, उसमें किसी न किसी मॉडल के ऊपर काम करके अल्टीमेटली गोल ये है कि जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको भी मकान मिल जाए, सुविधापूर्वक उनको उनकी क्षमता के हिसाब से ये चीज़ें हो सकें, ऐसा सब करें। किसानों का प्रदर्शन चल रहा है सर, नया फार्मूला सुझाया है कल मीटिंग में 3 फसलों को MSP, क्या बात बन पाएगी? जितना आपने सुना उतना ही मैंने सुना, क्योंकि उस मीटिंग में मैं तो स्वयं उपस्थित नहीं था। लेकिन अच्छा है, किसी एक बात के ऊपर अगर सहमति बनती है और एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। अभी तो 2 दिन का समय लिया है, किसानों ने भी, उनके संगठनों ने भी कहा कि इस नए विचार के ऊपर हमको सोचने का समय दिया जाए। सरकार ने भी जो भी उसके जितने भी फॉल आउट है उस सबको विचार करना होगा, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल करके किसान भी संतुष्ट हों और सरकार के ऊपर भी वो न पड़े। यानी एक विन विन सिचुएशन कैसे बन सकती है उसका विचार करके फाइनल सर, 3 दिन बाद आप बजट पेश करेंगे, तो बजट पेश करते हुए आप हमेशा अंत्योदय की बात करते हैं, जैसे कि गरीब आदमी है वो कितनी उम्मीद करें बतौर वित्त मंत्री आपसे? देखा जाए तो आज का ये मेरा भ्रमण है उसी कारण से ही है कि इन गरीबों को भी सुविधापूर्वक इनके मकान बना के दिए जाए, और अंत्योदय की बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं। निश्चित रूप से इस बजट में उसकी झलक मिलेगी। फाइनली जब पेश हो जाएगा तब बात करेंगे। सर, आखिरी सवाल, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई दिल्ली में 2 दिनों की, अधिवेशन में क्या कुछ निकला सर? देखिए, क्योंकि चुनाव से पूर्व की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, तो मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव उसी पर फोकस था। नीचे से नीचे की इकाई पर कैसे तैयारी की जाए, बूथ के ऊपर तैयारी। हमारी तैयारी वैसे तो सब पार्टियों से सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक रेगुलर एक रूटीन भी है, और वैसे भी लगातार इन चीज़ों को संभालते रहना चाहिए। हम हर बूथ से आगे पन्ना प्रमुख तक जा चुके हैं, लेकिन ये जो समय तैयारी का है इसमें सब लोग उत्साहपूर्वक लगे हैं। और जो हमारा टारगेट है BJP 370 पार और NDA 400 पार,
इस टारगेट को लेकर के चले हैं और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हरियाणा में टारगेट सर 10 का 10।